नमस्कार, वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का शुक्ला स्टडी पॉइंट में स्वागत है। मेरा नाम वरुण है और आज की क्लास में हम लोग बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं जिन विश्वविद्यालय में एमसीक्यू फॉर्म में होनी है उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है आपके लिए। इस पीडीएफ में ख़ास तौर से उन प्रश्नों का संकलन किया गया है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, यानी कि रिपीटेड प्रश्न, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो जिन लोगों की परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं तो उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे उनका एग्ज़ाम में थोड़ा सहयोग हो सके। तो हम लोग शुरू करते हैं। जो यहाँ पे पहला और साथ ही साथ जो नंबरिंग आप लोग देख रहे हैं, ये नंबरिंग, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है क्योंकि ये नंबरिंग जो है पीडीएफ बनाने के क्रम में ऊपर नीचे हो गई है। तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो पहला प्रश्न है वो है, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको 3 से 4 सेकंड का समय दिया जाएगा उत्तर देने के लिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है, पहला 11वीं शताब्दी से, दूसरा है 10वीं शताब्दी से, तीसरा है 12वीं शताब्दी से और चौथा है 9वीं शताब्दी से। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है दूसरा, यानी कि 10वीं शताब्दी से। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना है वो 10वीं शताब्दी से माना है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, यह मत किसका है। हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है, यह मत किसका है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है आचार्य शुक्ल, सी है श्याम सुंदर दास और डी है शिव सिंह सेंगर। क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर, किसका मत है ये। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है पहला, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मत है कि हिंदी का जो संत काव्य है वो पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरहप्पा का समय क्या है। राहुल शंकरत्यायन के अनुसार सरहप्पा का समय क्या है राहुल शंकरत्यायन के अनुसार। ए है आपका 769 ईस्वी, बी है 861 ईस्वी, सी है 600 ईस्वी और डी है 644 ईस्वी। सरहप्पा का समय क्या है राहुल शंकरत्यायन के अनुसार। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है बिल्कुल 769 ईस्वी, यानी कि आपका पहला उत्तर सही है। सरहप्पा का जो समय है वो है 769 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पौंचर्यु किसकी रचना है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पुष्पदंत, दूसरा है धनपाल, तीसरा है राम सिंह और चौथा है स्वयंभू। बिल्कुल, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका स्वयंभू है, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है। जो पौंचर्यु है वो स्वयंभू की रचना है। पौंचर्यु के अंदर जो है राम कथा का वर्णन मिलता है। स्वयंभू जो थे वो एक अपभ्रंश के कवि थे और इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। राम सिंह के बारे में आप लोग जानते होंगे। राम सिंह की एक रचना है पाहुण दोहा, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राम सिंह की एक रचना है पाहुड़ दोहा। अगले प्रश्न की हम तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल, अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। पहला है पुष्पदंत, दूसरा है सोमप्रभ सूरि, तीसरा है स्वयंभू और चौथा है मेरुतुंग। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, बताइए आप लोग। बिल्कुल, स्वयंभू यहाँ पे सही उत्तर है, यानी कि तीसरा अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत के पाणिनि कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है मेरुतुंग, दूसरा है पुष्पदंत, तीसरा है देवसेन
और चौथा है जैनाचार्य हेमचंद्र। प्राकृतिक का पाणिनि किसे माना जाता है, कौन कहलाता है? बिल्कुल जो यहाँ पे आपका सही उत्तर चौथा है, जैनाचार्य हेमचंद्र को प्राकृतिक का पाणिनि माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? पहला ऑप्शन है आपके पास रसायन शब्द से, दूसरा है रसायक शब्द से, तीसरा है नाट्य उपरूपक रासक से और चौथा है इनमें से कोई नहीं। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है पहला, यानी कि रसायन शब्द से आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। और जो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आप लोग देख रहे होंगे नाट्य उपरूपक रासक से, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार माना जाता है, यानी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो नाट्य उपरूपक रासक से है। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है पहला, यानी कि रसायन शब्द से आचार्य शुक्ल ने मानी है और नाट्य उपरूपक रासक से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आला गीत किस ऋतु में गाया जाता है? चार ऑप्शन है आपके पास। ए है बरसात ऋतु में, बी है ग्रीष्म ऋतु में, सी है शरद ऋतु में और डी है हेमंत ऋतु में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है बरसात में, यानी कि ए आपका सही उत्तर है। आला गीत जो है वो बरसात ऋतु में गाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय हैं? चार ऑप्शन है आपके पास। ए है 69, बी है 65, सी है 79 और डी है 55। पृथ्वीराज रासो में कितने समय माने जाते हैं या कितने समय है? पृथ्वीराज रासो आप लोग जानते होंगे चंद बरदाई की रचना है। चंद बरदाई की रचना है, जो एक आदिकालीन कवि थे। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि 69। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? चार ऑप्शन है आपके पास। एटा के पटियाली गांव में, बी है कलकत्ता में, सी है लखनऊ में और डी है अमेठी में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। यहाँ पे जो खुसरो का जो जन्म हुआ था वो एटा के पटियाली गांव में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये परीक्षा के दृष्टिकोण से। कीर्तिलता किसकी रचना है? चार ऑप्शन है आपके पास। ए है विद्यापति, बी है ज्योतिरीश्वर ठाकुर, सी है हरप्रसाद शास्त्री और डी है रोड़ा। कीर्तिलता किसकी रचना है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने। बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं आप। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, यानी कि कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। इनकी दो अन्य रचनाएं भी आप लोग ध्यान रखिए विद्यापति की। एक है कीर्ति पताका और एक है पदावली। ये तीन रचनाएं तो मुख्यतः याद ही होनी चाहिए, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और पदावली। ये तीनों की तीनों रचनाएं विद्यापति की हैं। तो जो कीर्तिलता है वो भी विद्यापति की है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस हिंदी काव्य में सबसे पहले 12 मासा वर्णन का प्रयोग हुआ है? किस हिंदी काव्य में सबसे पहले 12 मासा वर्णन का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो है ए है बीसल देव रासो, बी है पृथ्वीराज रासो, सी है विजयपाल रासो और डी है कीर्तिलता। किस हिंदी काव्य में सबसे पहले 12 मासा वर्णन का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, ए यानी कि बीसल देव रासो। बीसल देव रासो जो है इसमें सबसे पहले हमको 12 मासा वर्णन का प्रयोग दिखाई पड़ता है।
अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सर्वाधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? 4 ऑप्शंस है आपके पास। नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या फिर लौकिक साहित्य। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक चरित काव्य किस साहित्य के अंतर्गत रचे गए? बिल्कुल बिल्कुल सही। यहाँ पे जो बी है वो सही है, यानी कि जैन साहित्य। जैन साहित्य में सबसे ज़्यादा चरित काव्य लिखे गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्राकृत व्याकरण। प्राकृत व्याकरण के रचयिता किन्हें माना जाता है? ए है पुष्पदंत, बी है हेमचंद्र, सी है सरपा और डी है स्वयंभू। तो जो प्राकृत व्याकरण के रचयिता हैं वो कौन है? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है हेमचंद्र, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। इसका जो सही उत्तर है वो है जैन आचार्य हेमचंद्र। जैन आचार्य थे हेमचंद्र और इनको जो है प्राकृत व्याकरण का रचयिता माना जाता है। यहाँ पे आप सरपा का नाम देख रहे होंगे। सरपा की भी एक रचना है दोहा कोश, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इतना तो पता ही होना चाहिए सरपा के विषय में। स्वयंभू के पौमचर्यु की चर्चा हम लोग कर चुके हैं पिछले प्रश्न में। पुष्पदंत की रचना उत्तर पुराण एक है। महापुराण और उत्तर पुराण, इनकी 2 रचनाएं आपको ध्यान रखनी है पुष्पदंत की। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि हेमचंद्र। प्राकृत व्याकरण के जो रचयिता है वो हेमचंद्र माने जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? ए है सरपा, बी है कण्पा, सी है जलंधर और डी है चरपत। क्या होगा सही ऑप्शन? तो जो 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध है वो सरपा माने जाते हैं, यानी ये आपका सही है। इसका समय जो है राहुल संकृत्याय के अनुसार सरपा का समय 769 ईस्वी है, राहुल संकृत्यायन के अनुसार। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ढोला मारूरा दूहा, इसके रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शंस है आपके पास। ए है कवि कल्लोल, बी है विद्यापति, सी है मीर खुसरो और डी है दामोदर शर्मा। ढोला मारूरा दूहा, इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है कवि कल्लोल, यानी कि ए आपका सही उत्तर है। ढोला मारूरा दूहा कवि कल्लोल की रचना है। अगला प्रश्न है विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है भृंग भृंगी संवाद के रूप में, बी है शुक सुकी संवाद के रूप में, सी इन दोनों संवादों के रूप में यानी कि उपयुक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद के रूप में लिखा है? बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका, सही बता रहे हैं आप लोग। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, भृंग भृंगी संवाद के रूप में कीर्तिलता को लिखा गया है। भृंग यहाँ पे जो है वो भौरा को कहा जाता है, भृंग भौरा को कहा जाता है, और जो शुक सुकी है, सुक यहाँ पे तोता को कहा जाता है। तो जो कीर्तिलता है वो भृंगी संवाद के रूप में लिखा गया है, और जो पृथ्वीराज रासो है वो शुक सुकी संवाद के रूप में लिखा गया है। मान लीजिए आपके सामने ये प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वीराज रासो किस संवाद के रूप में लिखा गया है, तो आप लोग उसमें लगा देना सुक सुकी संवाद के रूप में लिखा गया है। सुक तोता है यहाँ पे और भृंग भौरा है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी का आरंभ किसने माना? आपके सामने 4 ऑप्शंस है। ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है विश्वनाथ त्रिपाठी, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है श्याम सुंदर दास। भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी का आरंभ किसने माना? बिल्कुल सही। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है सी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने वास्तविक हिंदी का आरंभ भक्ति साहित्य से माना है।
अगला प्रश्न है, भक्ति का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। पहला है श्वेताश्वतर उपनिषद, बी है तैत्तिरीयोपनिषद, सी है कठोपनिषद और डी है कैनोपनिषद। सही ऑप्शन का चयन करें आप लोग। भक्ति का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो ए है, यानी कि श्वेताश्वतर उपनिषद। इसमें सबसे पहले भक्ति का उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। ए है श्रीमद् भागवत, बी है मनुस्मृति, सी है चारवाक दर्शन और डी है योग दर्शन। सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है ए, यानी कि श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत को सगुण भक्ति का आधार ग्रंथ माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना? भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना? तो आपके सामने चार ऑप्शंस है। ए है गार्सा दत्तासी, बी है ग्रियर्सन यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? चार ऑप्शन है आपके सामने। ए है आचार्य शुक्ल, बी है ग्रियर्सन, सी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी है श्याम सुंदर दास। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? बिल्कुल सही, जो आपका सही ऑप्शन है वो ए, यानी आचार्य शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम की योग से होती है, ऐसा किसने माना है? ए है आचार्य शुक्ल, बी है नामवर सिंह, सी है विश्वनाथ त्रिपाठी और डी है ग्रियर्सन। भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है, ये किसका स्टेटमेंट है निम्नलिखित में से? सही उत्तर का चयन करें आप लोग जल्दी से। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ए, यानी कि आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने जो भक्ति की निष्पत्ति मानी वो श्रद्धा और प्रेम के योग से मानी है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? ए है आज हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है रामविलास शर्मा और डी है जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। सॉरी, यहाँ पे जो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है भक्ति आंदोलन को, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में गेय पदों की परंपरा किससे शुरू होती है? ए है नाथ, बी है सिद्ध, सी है जैन या डी फिर सूफी। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि सिद्ध। सिद्धों से हिंदी में गेय पदों की परंपरा शुरू होती है। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, रामानंद के गुरु कौन थे? चार ऑप्शन है आपके पास। ए है राघवानंद, बी है वल्लभाचार्य, सी है रामानुजाचार्य और डी है शंकराचार्य। बिल्कुल सही, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका ए है, यानी कि राघवानंद। राघवानंद को
रामानंद जी का गुरु माना जाता है। रामानंद जी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। इनका जो जन्म हुआ था वो प्रयाग में हुआ था और इन्हीं के विषय में कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। इन्हीं के बाद में चल के जो है शिष्य होते हैं रामानंद जी के कबीर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे शंकराचार्य है। शंकराचार्य एक मत लेके आए थे अद्वैतवाद का। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत का लेके आए थे। वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद का लेके आए थे। तो ये सब पूछा जा सकता है कि अद्वैतवाद किसका दर्शन है, इसके प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य का जो है कौन सा दर्शन है, वल्लभाचार्य का कौन सा दर्शन है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी कि राघवानंद सही हो उत्तर है आपका। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भक्तमाल के रचयिता कौन थे। ए है अनंतदास, बी है नाभादास, सी है रामानंद और डी है रामानुजाचार्य। भक्तमाल के रचयिता कौन थे। बिल्कुल सही, जो यहाँ पे सही उत्तर होगा वो बी होगा, यानी कि नाभादास। भक्तमाल के जो रचयिता थे वो नाभादास जी थे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कबीर के गुरु कौन थे। वल्लभाचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य या फिर शंकराचार्य। इसकी चर्चा मैंने की है अभी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामानंद। कबीर के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। ये किसकी पंक्ति है, किसने कही है। ए है रैदास, बी है कबीर, सी है मीरा और डी है नानक। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि कबीर ने कहा है मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ये पंक्ति किसकी है। ए है कबीर, बी है रामानंद, सी है रैदास और डी है मलुकदास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। बिल्कुल सही लगाया है आप लोगों ने, रैदास। रैदास जी की ये पंक्ति है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगला प्रश्न है निरंजनी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक कौन थे। ए है हरिदास निरंजनी, बी है मलूकदास, सी है बाबालाल और डी है नानक। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो ए है, यानी कि हरिदास निरंजनी इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, निरंजनी संप्रदाय के। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि यहाँ पे निरंजनी संप्रदाय है और यहाँ पे भी हरिदास निरंजनी है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि संप्रदाय इसके प्रवर्तक कौन थे। सुंदर दास के गुरु कौन थे। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है धर्मदास, दूसरा है दादू, तीसरा है रज्जब और चौथा है जगजीवन दास। सुंदर दास के गुरु कौन थे। बिल्कुल जो सही उत्तर है वह है बी, यानी कि दादू। दादू को सुंदरदास का गुरु कहा जाता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के प्रमुख संत कवि कौन थे। चार आपके सामने ऑप्शन है। ए है धरणीदास, बी है दरिया साहब, सी है सींगा और डी है रैदास। मध्य प्रदेश के प्रमुख संत कवि। बिल्कुल सही। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है सी, यानी कि सींगा। सींगा को मध्य प्रदेश का प्रमुख संत कवि माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने प्रेम मार्गी यानी कि सूफी परंपरा का प्रथम कवि किसे माना। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है ईश्वरदास, दूसरा है कुतुबन, तीसरा है मुल्ला दाऊद और चौथा है दामोदर कवि। आचार्य शुक्ल ने
प्रेम मार्गी यानी कि सूफी परंपरा का पहला कवि किसे माना? बिल्कुल सही, यहाँ पे जो आपका बी है सही उत्तर है कुतुबन। कुतुबन को माना है आचार्य शुक्ल ने सूफी परंपरा का पहला कवि। अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है अनुराग बांसुरी ये किसकी रचना है? चार ऑप्शन है आपके पास। ए है गणपति, बी है नूर मोहम्मद, सी है कुतुबन और डी है असाइद। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है निम्नलिखित में से? बिल्कुल सही, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही है। नूर मोहम्मद जो थे वो अनुराग बांसुरी के रचनाकार थे। जायसी किस शासक के समकालीन थे? चार ऑप्शन है आपके पास। ए है शेरशाह, बी है हुमायूं, सी है इनमें से कोई नहीं और डी है ए व बी दोनों, यानी कि शेरशाह और हुमायूं दोनों दोनों के समकालीन थे। सही उत्तर का चयन करिए आप लोग जल्दी से। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो आपका डी है, यानी कि ए व बी दोनों, शेरशाह और हुमायूं दोनों के समकालीन थे जयसी। अगर आपके पास ऑप्शन में कभी कभी सिर्फ शेरशाह आ जाता है तो सिर्फ आप शेरशाह लगा दीजिएगा। अगर ऑप्शंस में हुमायूं नहीं है, अगर हुमायूं होगा तो ए व बी या दोनों बी व सी ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राम भक्त कवि नाभा दास के गुरु कौन थे? आपका पहला ऑप्शन है अग्रदास, दूसरा है केशव दास, तीसरा है प्रिया दास और चौथा है ईश्वर दास। राम भक्त कवि नाभा दास के गुरु कौन थे? बिल्कुल, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर वो ए है, यानी कि अग्रदास। अग्रदास को नाभा दास जी का गुरु कहा जाता है। नाभा दास के गुरु अग्रदास जी थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है जायसी कृत जो पद्मावत है, पद्मावत रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, इसकी भाषा क्या है? चार ऑप्शन है आपके पास। पहला है ठेठ अवधी, बी है भोजपुरी, सी है ब्रज और डी है बघेली। जैसी की पद्मावत की भाषा क्या है? बिल्कुल सही, यहाँ पे आपका सही उत्तर ए हो जाएगा ठेठ अवधी। जैसी कृत जो पद्मावत है इसकी भाषा जो है वो ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि जो अवधि का स्वरूप जैसी कि पद्मावत में मिलता है वैसा स्वरूप बाद की रचनाओं में, बाद के रचनाकारों में, जैसे तुलसीदास के यहाँ वो अवधि नहीं है जो जैसी के यहाँ है। जैसी के यहाँ ठेठ अवधि का इस्तेमाल हुआ है और जबकि रामचंद्र उसके तुलसीदास जी के यहाँ जो अवधि इस्तेमाल हुई है वो काफ़ी सरलीकृत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रत्नसेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? और यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो क्रमशः दिए गए हैं, यानी कि पहला ऑप्शन रतन सेन के लिए और दूसरा पद्मावती के लिए है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है पहला है आत्मा और परमात्मा, दूसरा है जीव जगत, तीसरा है पुरुष स्त्री और चौथा है प्रेमी प्रेमिका। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रतन सेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? सही उत्तर का चयन करें आप लोग। बिल्कुल, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ए है, यानी कि आत्मा परमात्मा, जहाँ पर क्रमशः आत्मा रतन सेन है और परमात्मा पद्मावती है। दरअसल होता ये है कि सूफियों के यहाँ ईश्वर को, यानी कि ईश्वर को वहाँ पे जो है स्त्री के रूप में देखा गया है और साधक को पुरुष के रूप में देखा गया है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है, आत्मा और परमात्मा। अगला प्रश्न है किस वैष्णव आचार्य के मत को पुष्ट मार्ग कहा जाता है? पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, दूसरा है रामानंद, तीसरा है वल्लभाचार्य और चौथा है श्री मध्वाचार्य। किस वैष्णव आचार्य के मत को पुष्ट मार्ग कहा जाता है? सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग जल्दी से। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है सी, यानी कि वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य के मत को
पुष्ट मार्ग कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण के आवर्तों की संख्या कितनी मानी जाती है। ए है 11, बी है 9, सी है 12 और डी है 8। दक्षिण के आवर्तों की संख्या कितनी मानी जाती है। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि 12। आलवर संतों की जो संख्या थी वो 12 थी और इनमें एकमात्र एक महिला संत भी थी। उनका नाम था आंडाल। आंडाल। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि आलवर संतों में एकमात्र महिला संत कौन थी। चलिए, यहाँ पे सी आपका सही उत्तर है। आलवर संतों की संख्या 12 मानी जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है रामायण महानाटक, ये रचना किसकी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है प्राणचंद्र चौहान, बी है माधव दास चरण, सी है हृदय राम और डी है लालदास। रामायण महानाटक किसकी रचना है। तो आपकी जो आपका सही उत्तर है वो ए है, यानी कि प्राणचंद्र चौहान की रचना है रामायण महानाटक। प्राणचंद्र चौहान की रचना है। अगला प्रश्न है तुलसी के रचित कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 9 और चौथा है 13। तुलसी के रचित कितने ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। बिल्कुल, बी ऑप्शन आपका सही है, 12। तुलसी के 12 ग्रंथ हैं वो प्रामाणिक माने जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, तुलसी को बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा। पहला ऑप्शन है ग्रियर्सन, दूसरा है आचार्य शुक्ल, तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और चौथा है डॉक्टर नगेंद्र। तुलसी को बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा। जॉर्ज क्रिएशन ने, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है। जॉर्ज क्रिएशन ने तुलसी को बुद्धदेव के बाद भारत का सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। बुद्धदेव यहाँ पे महात्मा बुद्ध है। चलिए अगली प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है रामानुजाचार्य, बी है वल्लभाचार्य, सी है सूरदास और डी है मीराबाई। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे आपका बी है, वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य जी ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये पंक्ति किसकी है। 4 है ऑप्शन आपके पास। ए है कबीर, बी है जयसी, सी है तुलसी और डी है नाभादास। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बिल्कुल, यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है सी, यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास जी की ये लाइन है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है श्री भट्ट, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है सूरदास और चौथा है रस खान। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है। तो यहाँ पे आपको जो सही उत्तर है वो है मीराबाई। मीराबाई की ये पंक्ति है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मीरा
के पति का नाम क्या था? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ए है महाराणा भोजराज, बी है महाराणा उदय सिंह, सी है रतन सिंह चौहान और डी इनमें से कोई नहीं। मीराबाई के पति का नाम क्या था? बिल्कुल है, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर वो ए है, यानी कि महाराणा भोजराज। महाराणा भोजराज ये इनके पति का नाम था, जिनका इनके जीवन काल में ही देहांत हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू नवारिये रसखान आदि की भक्ति पर रीझ कर ये किसने लिखा था? ए है प्रताप नारायण मिश्र, बी है जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी है बाल मुकुंद गुप्त और डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये कहा लिखा था कि इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। ये इन्होंने रसखान और उनके जैसे तमाम जो कवि थे उनके लिए ये कहा था, लिखा था। भारतेंदु जी का जो जन्म है वो 1850 को हुआ था और उसका जो देहांत हुआ था वो 1885 में हुआ था। यानी कि तकरीबन 35 साल की 35 साल का जीवन इन्होंने पाया था और इतनी छोटी सी उम्र में इन्होंने इतने बड़े बड़े कारनामे किए हैं जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो आपका डी है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। बहुत बढ़िया आप लोग चल रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इन दो रचनाओं के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है विट्ठलनाथ, दूसरा है गोकुलनाथ, तीसरा है वल्लभाचार्य और चौथा है प्रियादास। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता, इसके रचयिता कौन है? यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है बी, यानी कि गोकुलनाथ। गोकुलनाथ की ये दो रचनाएं जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान ही रखना है आपको। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानुस हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के ग्वारन, ये पंक्ति किसकी है? पहला ऑप्शन है रसखान, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है सूरदास और चौथा है वल्लभाचार्य। मानुस हो तो वही रसखान, बसों संग गोकुल गांव के ग्वारन। बिल्कुल, यहाँ पे सही उत्तर है वो ए है, यानी कि रसखान। ये रसखान जी की पंक्ति है कि मानुस हो तो वही रसखान, बसों संग गोकुल गांव के ग्वारन। अगला प्रश्न है, ज्योतिष ग्रंथ खेट कौतुक जातकम, इसके रचयिता कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ए है रहीम, बी है रसखान, सी है सूरदास और डी है केशवदास। यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो ए है, यानी कि रहीम। रहीम जी का ज्योतिष ग्रंथ है खेट कौतुक जातकम, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये हो जाता है कि मान लीजिए 3 और कोई ऑप्शन दे दिए जाएंगे रचनाओं के और आपसे ये पूछ लिया जाएगा इन निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है। तो जो खेट कौतुक जातकम है ये ज्योतिष ग्रंथ है। पहला तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। फिर दूसरा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किसका है, तो ये रहीम का है, रहीमदास का। चलिए अगले, तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि नाभादास। तुलसी को कलिकाल का वाल्मीकि जो कहा है वो नाभादास जी ने कहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामाज्ञा प्रश्नावली, ये जो ग्रंथ है ये किसका है, किसका ज्योतिष ग्रंथ है? ए है सूरदास, बी है अग्रदास, सी है रामानुजाचार्य और डी है तुलसीदास। रामाज्ञा प्रश्नावली किसका ज्योतिष ग्रंथ है?
यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास जी का ही ये ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली, जो कि एक ज्योतिष ग्रंथ है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसी के संबंध में ये कथन किसका है? ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है नामवर सिंह और डी है विश्वनाथ त्रिपाठी। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास जी के संबंध में ये किसका कथन है? बिल्कुल, यहाँ पे सही उत्तर है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये तुलसीदास के संबंध में कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। हिंदी का जातीय कवि किसे माना गया है? आपका पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा है मलुकदास, तीसरा है तुलसीदास और चौथा है नाभादास। हिंदी का जातीय कवि किसे माना जाता है? यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है सी, यानी कि तुलसीदास। तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि माना गया है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास श्रृंगार रस, दूसरा है विभत्स रस, तीसरा है करुण रस और चौथा है शांत रस। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है जो कि अवधि में लिखी गई है, जिसमें 7 कांडों में विभक्त। रामचरितमानस, इसका जो प्रधान रस है वो है शांत रस। रामचरितमानस का जो प्रधान रस है वो है शांत रस। अगला प्रश्न है, कबीर की उलटबाजियों पर किसका प्रभाव है? पहला ऑप्शन है सिद्ध व नाथों का, दूसरा है जैनों का, तीसरा है बौद्धों का और चौथा है इनमें से किसी का नहीं। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है ए, यानी कि सिद्धों एवं नाथों का कबीर की उलटबाजियों पर प्रभाव है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? पहला ऑप्शन है आपके पास नवम स्कंद, दूसरा है अष्टम स्कंद, तीसरा है सप्तम स्कंद और चौथा है दशम स्कंद। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान भागवत का कौन सा स्कंद है? बिल्कुल, यहाँ पे जो आपका सही उत्तर वो है डी, यानी कि दशम स्कंद। जो दशम स्कंद है वो भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान है भागवत का। भागवत का जो दशम स्कंद है वो भ्रमर गीत परंपरा का मूल उद्गम स्थान वहां से माना जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का जो समय है वो क्या माना? पहला है संवत 1700 से 1900, दूसरा है संवत 1730 से 1900, तीसरा है संवत 1740 से 1880 और चौथा है संवत 1750 से 1900। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है 1700 से 1900, संवत 1700 से 1900, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का जो प्रवर्तक है वो किसे माना? आपके सामने 4 ऑप्शंस है। पहला है केशव दास, दूसरा है भिखारी दास, तीसरा है मतिराम और चौथा है चिंतामणि त्रिपाठी। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है आपका डी है, चिंतामणि त्रिपाठी को आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक माना। अगला प्रश्न आपके पास है कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाव्य का प्रवर्तक किसे माना?
ये 2 प्रश्न मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि कभी-कभी परीक्षा में कन्फ्यूजन हो जाता है कि किन के अनुसार कौन-सा प्रवर्तक है। यानी कि डॉक्टर नगेंद्र और आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतकाल के अलग-अलग प्रवर्तक हैं और ये दोनों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आते ही आते हैं इनमें से कोई ना कोई आता ही आता है एग्ज़ाम में है। तो मैंने यहाँ पे दोनों मेंशन कर दिए जिससे आपका ये कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस हैं वो है केशव दास, दूसरा है चिंतामणि त्रिपाठी, तीसरा है भिखारी दास और चौथा है मतीराम। बिल्कुल, बिल्कुल, जो यहाँ पे सही उत्तर है आपका, डॉक्टर नगिन ने जो रीति काव्य का प्रवर्तक माना है वो केशव दास को माना है, जबकि आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। अगला प्रश्न है ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, ये किसकी पंक्ति है? पहला है चिंतामणि त्रिपाठी की है, दूसरा है मतीराम की है, तीसरा है केशव दास की है या फिर चौथा भिखारी दास जी की है। ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो, ये पंक्ति किसकी है? सही उत्तर है वो है डी यानी कि भिखारी दास। केशव दास भिखारी दास के की ये पंक्ति है कि ब्रजभाषा हेतु ब्रजवास ही ना अनुमानो। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल ने केशव दास को क्या माना है? ए अलंकारवादी, बी रसवादी, सी इनमें से कोई नहीं, डी उपयुक्त ए व बी दोनों, यानी अलंकारवादी और रसवादी दोनों माना है। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को क्या माना? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है ए यानी कि अलंकारवादी। आचार्य शुक्ल ने केशव दास को जो अलंकारवादी माना है। और इनके बाद के लोगों को, केशव दास के बाद के लोगों को इन्होंने रसवादी माना है। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने केशव को अलंकारवादी माना है। अगला प्रश्न है शिवराज भूषण, ये किसकी रचना है? 4 ऑप्शंस है आपके पास। पहला है चिंतामणि त्रिपाठी, दूसरा है भूषण, तीसरा है मतीराम और चौथा है देव। सही उत्तर का चयन करें आप लोग। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो है भूषण। जो शिवराज भूषण है वो भूषण की रचना है। भूषण जो है वो एकमात्र रीतिकालीन वीर रस के कवि हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आलमकेली किसकी रचना है? आलमकेली किसकी रचना है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। ए है देव, बी है आलम, सी है घनानंद और डी है दूल्ह। आलमकेली किसकी रचना है? सही उत्तर का चयन करें आप लोग। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका आलम है, यानी कि बी आपका ऑप्शन सही है। आलमकेली जो है वो आलम की रचना है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी आलम है, यहाँ पे भी आलम है, तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आलम की रचना है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। समस्या पूर्ति ये किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग और प्रयोगवादी युग। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य पद्धति थी? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है बी यानी कि भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की जो लोकप्रिय काव्य पद्धति थी वो समस्या पूर्ति थी। अगला प्रश्न है स्तवार दलाल लितरैतुर एंदुई एंदुस्तानी ये इतिहास ग्रंथ किसका है? तो यहाँ आपके आपके सामने 4 ऑप्शंस है। गार्सद तासी, दूसरा है आचार्य शुक्ल, तीसरा है जॉर्ज ग्रेसन और चौथा है राहुल शंकर दयान। स्तवार दलाल लितरैतुर एंदुई एंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ किसका है? बिल्कुल, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है गार्सद तासी, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। स्तवार दलाल लितरैतुर एंदुई हिंदुस्तानी
ये इतिहास ग्रंथ गारसाता तासी का है, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है, और ये फ्रेंच स्कॉलर थे गारसाता तासी। अगला प्रश्न है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इतिहास ग्रंथ किसका है? 4 ऑप्शंस आपके पास है। पहला है जॉर्ज गियर्सन, दूसरा है गारसाता तासी, तीसरा है मिश्र बंधु और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इतिहास ग्रंथ किसका है? बिल्कुल, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है, जॉर्ज गियर्सन का ये ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इतिहास ग्रंथ जॉर्ज गियर्सन का है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है गारसाता तासी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है शिव सिंह सैगर। सही उत्तर का चयन करें आप लोग जल्दी से। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसका था? बिल्कुल, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है फर्स्ट, यानी कि गारसाता तासी, जो एक फ्रेंच स्कॉलर थे जिनकी चर्चा अभी मैंने की है। इनके ग्रंथ का नाम भी बताया है आपको, इस्तिवार दाला लितरेतुर हिंदुस्तानी। ये इनका इतिहास ग्रंथ था जो कि फ्रेंच में लिखा गया था। ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास था जो कि इनके द्वारा किया गया। इसी क्रम में आगे देखते हैं। आगे है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग यानी कि गोल्डन पीरियड सबसे पहले किसने कहा? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है आचार्य शुक्ल, चौथा है दूसरा है गारसाता तासी और तीसरा है जॉर्ज ग्रियर्सन और चौथा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग किसने कहा सबसे पहले? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है तीसरा, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा था। साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा? 4 ऑप्शन है आपके पास। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है आचार्य शुक्ल, तीसरा है राहुल शंकरदयाल और चौथा है नंद दुलारी वाजपेयी। साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा? बिल्कुल, यहाँ पे जो सही उत्तर है आपका वो है बी, आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने साहित्य को जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब कहा है। अगला प्रश्न इसी क्रम में है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम किसने दिया? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल नाम सबसे पहले किसने दिया? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है आचार्य शुक्ल और चौथा है जॉर्ज ग्रियर्सन। जल्दी से सही उत्तर का चयन करें आप सभी लोग। बिल्कुल, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है चौथा, यानी कि जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आरंभिक काल को चारण काल नाम सबसे पहले दिया। इनके बाद जो है राम कुमार वर्मा जी ने भी दिया था। तो सबसे पहले दिया था अगर पूछा जाता है तो जॉर्ज ग्रियर्सन। अब मान लीजिए ऑप्शन में जॉर्ज ग्रियर्सन नहीं है तो अब डॉक्टर राम कुमार वर्मा वहाँ होंगे तो आप उनको भी लगा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों ने ही आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है सबसे पहले यानी कि सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? पहला ऑप्शन है आपके पास चंद्र शर्मा गुलेरी, दूसरा है डॉक्टर भोला शंकर व्यास, तीसरा है रामचंद्र शुक्ला और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सर्वप्रथम किसने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है? बिल्कुल, यहाँ पे सही ऑप्शन है चंद्र शर्मा गुलेरी। चंद्र शर्मा गुलेरी ने सबसे पहले उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है, उसको आपको याद रखने की ज़रूरत है। उसने कहा था
उसने कहा था, उसने कहा था, ये कहानी का नाम है। पढ़िए आप लोग, बहुत ही अच्छी कहानी है अगर समय मिलता है तो। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, राहुल शंकरदयाल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? पहला है स्वयंभू को, दूसरा है सरपा को, तीसरा है शालिभद्र सूरि को, या फिर चौथा देवसेन को। राहुल शंकरदयाल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? बिल्कुल सही। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है दूसरा, यानी कि सरपा। इनका एक नाम सरपाद भी कहा जाता है। तो सरपा को इन्होंने हिंदी का पहला कवि भी माना है। इसके साथ ही साथ जो इनका समय बताया है इन्होंने, वो 769 ईस्वी बताया है। ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास और राधिका विलास, ये किसकी रचनाएं हैं? भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास और राधिका विलास। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है देव, दूसरा है आलम, तीसरा है बोधा और चौथा है ग्वाल। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास और राधिका विलास, ये किसकी रचना है? सही उत्तर का जल्दी से चयन करें आप लोग। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है देव, यानी कि भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, राधिका विलास, ये सारी की सारी रचनाएं देव की हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इश्कलता किसकी रचना है? इश्कलता किसकी रचना है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है घनानंद, दूसरा है रसलीन, तीसरा है ग्वाल कवि और चौथा है द्विजदेव। इश्कलता किसकी रचना है? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है घनानंद, यानी कि आपका ए ऑप्शन एकदम सही है। अगला आपका जो प्रश्न है वो ये है कि काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये 2 अलग अलग रचनाएं हैं। काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये किन की रचनाएं हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है सूदन, दूसरा है पद्माकर, तीसरा है कुलपति मिश्र और चौथा है भिखारी दास। तो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये किसकी रचनाएं हैं? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका डी है, यानी कि भिखारी दास। काव्य निर्णय और श्रृंगार के निर्णय भी भिखारी दास जी लेंगे, ऐसे याद रखिए आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूषण को भूषण उपाधि ये किस राजा ने दी थी? पहला है चित्रकूट नरेश रुद्रशाह सोलंकी ने, दूसरा है महाराज जयसिंह ने, तीसरा है आजिम शाह ने और चौथा है महाराज जगत सिंह ने। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? भूषण को भूषण उपाधि किस राजा ने दी थी? बिल्कुल, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ए है, यानी कि चित्रकूट नरेश रुद्रशाह सोलंकी ने भूषण को भूषण उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? पहला ऑप्शन है 103, दूसरा है 105, तीसरा है 104 और चौथा है 108। शिवराज भूषण जो है वो भूषण की ही रचना है। तो इनमें जो अलंकारों का निरूपण है 105 अलंकारों का निरूपण है, यानी कि बी आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या माना जाता है? 4 ऑप्शन है। पहला है प्रियप्रवास, दूसरा है रसकलश, तीसरा है मिलन और चौथा है शब्द। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है निम्नलिखित में से? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है, प्रियप्रवास, जो कि 1994 की रचना है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य इसे माना जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की पहली काव्य कृति क्या है? प्रथम काव्य कृति कौन सी है निम्नलिखित में से? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है द्वापर, दूसरा है रंग में भंग, तीसरा है भारत भारती और चौथा है साकेत। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य कृति निम्नलिखित में से कौन सी है? बिल्कुल, यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है रंग में भंग, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है,
इसका समय 1909 है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गर्भरंडा रहस्य ये किसकी कृति है? 4 ऑप्शंस आपके सामने है। पहला है नाथूराम शर्मा शंकर, दूसरा है गोकुल चंद्र शर्मा, तीसरा है रामनरेश त्रिपाठी और चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। गर्भरंडा रहस्य किसकी कृति है? बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है नाथूराम शर्मा शंकर, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। गर्भरंडा रहस्य नाथूराम शंकर जी की रचना है और मैथिलीशरण गुप्त की जो पहली काव्य कृति है वो रंग में भंग मानी जाती है। अगला प्रश्न है किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। पहला है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है बालकृष्ण नवीन, तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान और चौथा है निराला। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? एक भारतीय आत्मा कहा जाता है किस कवि को? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि आपका ए ऑप्शन सही है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा। अगला प्रश्न आपके सामने है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? जो कि छायावाद के जो स्तंभ है 4 लोग, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और पंत, इन 4 स्तंभों में से एक नाम इनका है जयशंकर प्रसाद, और इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है काशी, दूसरा है इलाहाबाद और तीसरा है लखनऊ और चौथा है बलिया। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर है वो ये है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। काशी में हुआ था 1890 में, और काशी के सुगनी साहू परिवार में हुआ था। बहुत ही समृद्ध परिवार से थे जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए। अगला प्रश्न है यामा किसकी कृति है? यामा किसकी कृति है? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है पंत, दूसरा है निराला, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है महादेवी वर्मा। तो यामा जो कृति है वो किसकी है? जल्दी से उत्तर दीजिए, बहुत इजी प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है ये। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है महादेवी वर्मा, यानी कि डी एकदम सही उत्तर है। महादेवी वर्मा की यामा कृति है और इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, इसीलिए आपको और ध्यान देने की ज़रूरत है। ज्ञानपीठ इनको मिला हुआ है 1982 में, 1982 में इनको यामा पे ज्ञानपीठ मिला हुआ है। अगला प्रश्न है कामायनी में कितने सर्ग हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है 12, दूसरा है 13, तीसरा है 15 और चौथा है 16। कामायनी में कितने सर्ग माने जाते हैं या कितने हैं? तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है सी, यानी कि 15 है। कामायनी में 15 सर्ग है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार ये पुस्तक किसकी है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है पंत, तीसरा है निराला और चौथा है मुक्तिबोध। कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी आपको पता है जयशंकर प्रसाद की रचना है, और कामायनी एक पुनर्विचार है, ये पुस्तक किसकी है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है मुक्तिबोध, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध की रचना है, पुस्तक है। अगला प्रश्न है घुन खाए शहतीरों पर, घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, ये किनकी पंक्तियाँ हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है दिनकर, चौथा है नागार्जुन, तीसरा है पंत और चौथा है केदारनाथ अग्रवाल। घुन खाए शहतीरों पर की 12 खड़ी विधाता बाँचे, ये पंक्तियाँ नागार्जुन की हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न है कि सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, सन्नाटा, टूटने का सुख शीर्षक से जो कविताएं हैं यहाँ पे मेंशन, ये किनकी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। धर्मवीर भारती, दूसरा मैथिलीशरण गुप्त, तीसरा दिनकर और चौथा भवानी प्रसाद मिश्र।
रचनाएं जो शीर्षक कविताएं हैं वो सुन लीजिए एक बार। सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, सन्नाटा, टूटने का सुख। बिल्कुल यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है डी, यानी कि भवानी प्रसाद मिश्रा। गीत फरोश तो यहाँ इनकी जो है एक प्रसिद्ध कविता है, तो लगभग सभी ने सुनी होगी। तो सतपुड़ा के घने जंगल, सतपुड़ा के जंगल और सन्नाटा और टूटने का सुख, ये भी इन्हीं की कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये पंक्ति किसकी है? ए है शमशेर बहादुर सिंह, बी है मुक्तिबोध, सी है भारत भूषण अग्रवाल और डी है अज्ञे। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है अज्ञेय। ये अज्ञेय की पंक्ति है कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अगला प्रश्न है, अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। ये पंक्ति किसकी है? ए है धूमिल, बी है मुक्तिबोध, सी है रघुवीर सहाय और डी है अज्ञेय। अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है, जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है धूमिल, यानी कि ए। ये धूमिल की पंक्ति है, तो ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, तुलसीदास वह तोड़ती पत्थर, शीर्षक कविताएं किनकी हैं? यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शंस हैं, निराला है, पंत है, गे है और महादेव वर्मा है। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, तुलसीदास वह तोड़ती पत्थर, ये शीर्षक कविताएं इनमें से किसकी हैं? बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है आपका निराला, यानी कि ए ऑप्शन आपका सही है। वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, तुलसीदास, वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, इन शीर्षक से जितनी भी कविताएं हैं वो निराला की हैं। ये तीनों कविताएं निराला की हैं। अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। अगला प्रश्न है, मोचीराम और रोटी और संसद, इन शीर्षक की कविताएं किसकी हैं निम्नलिखित में से? मोचीराम, रोटी और संसद। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है वो क्या होगा? ए है धूमिल, बी है मुक्तिबोध, सी है धर्मवीर भारती और डी है नागार्जुन। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर है वो है धूमिल, यानी कि ए आपका ऑप्शन सही है। मोचीराम और रोटी और संसद, ये दोनों शीर्षक कविताएं धूमिल जी की हैं। अगला प्रश्न है वो शोध से जुड़ा हुआ है। आपके सिलेबस में जो है शोध के विषय में भी जो है एक टॉपिक लगा हुआ है, तो शोध के भी कुछ प्रश्नों को रखा गया है जिससे आपको परीक्षा में सहयोग मिल सके। तो प्रश्न है कि मात्रात्मक शोध को डैश भी कहा जाता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं इन डैश को भरने के लिए। जातीय उपागम, असंरचित उपागम, वर्णनात्मक उपागम और संरचित उपागम। मात्रात्मक शोध को भी कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर है वो डी है, यानी कि संरचित उपागम। तो मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहा जाता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, शोध की रूपरेखा की संस्तुति करने वाली समिति इनमें से कौन सी है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला है IDC, दूसरा है BOS, तीसरा है SEC और चौथा है SWC। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? शोध की रूपरेखा की संस्तुति करने वाली समिति है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल यहाँ पे ए सही है। IDC बोला जाता है। शोध की रूपरेखा की जो संस्तुति करने वाली समिति होती है उसको IDC बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शोध डिजाइन निरूपित है। पहला ऑप्शन है खोज, दूसरा है बी है उपचारक, तीसरा है अनुसंधानात्मक और डी है सभी सही।
यानी उपयुक्त सभी सही है। डिजाइन निरूपित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खोज, उपचारक, अनुसंधानात्मक और सभी सही। बिल्कुल, यहाँ पे सही उत्तर है वो डी है, यानी कि सारे के सारे। सो डिजाइन निरूपित है, यानी कि सारे उत्तर सही, सभी सही। तो वीडियो कंप्लीट हो गई है। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की, ज़्यादा ऑप्शंस पे बात करने की कोशिश इसलिए नहीं की क्योंकि समय कम था और सारे प्रश्नों को रखना था। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें कोशिश की गई है जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उनका संकलन किया जाए, साथ ही साथ जो रिपीटेड प्रश्न है उनका भी संकलन किया जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी और इसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे ही जुड़ा और पढ़ाई करते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।